इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स को डिस्कस किया था। अब आ जाते हैं हम हमारे सिस्टम की तरफ। सबसे पहले हमने सेल्स पढ़े थे, देन सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं टिश्यू, टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन्स जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तो क्या बनाते हैं सिस्टम बनाते हैं। एंड देन उसके बाद सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट जानदार बना देते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन इन सिस्टम्स को। सबसे पहले आ जाता है हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब भाई होता क्या है कि हमारा जो खाना है, फूड जो हम खाते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी के सेल्स इस खाने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और हम इसमें से कोई न्यूट्रिशन, कोई एनर्जी हासिल नहीं कर सकते। लाजमी है कि ये हमारा फूड जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है वो सिंपलर फॉर्म में आए। जैसे कि हमारे खाने में तीन मेन चीजें होती हैं। एक को कहा जाता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरे को कहा जाता है फैट एंड देन प्रोटीन। लाजमी है कि ये तीनों चीजें अपने सिंपलर फॉर्म के अंदर आए ताकि वो इजीली सेल्स में डिफ्यूज हो सके, सेल्स में जा सके और उसमें से हमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। तो बेसिकली खाने का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सिंपलर फॉर्म में आना, इसे कहते हैं डाइजेशन। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे कि भाई ये सिस्टम किस तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो दो तरह की डाइजेशन करता है। एक को कहा जाता है फिजिकल या फिर मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरे को कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। कि भाई जो खाना है पहले वो मैकेनिकली डाइजेस्ट होगा, उसके बाद वो केमिकली डाइजेस्ट होगा। मैकेनिकल अगर हम देखें किस तरह से कि सिंपल खाना हमारी टीथ की मदद से, दांतों की मदद से टूटेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में आएगा और उसके बाद स्टार्ट होगी केमिकल डाइजेशन, जिसमें कई सारे एंजाइम्स और जूसेस इन्वॉल्व होंगे जो कि उस खाने को बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में ले आएंगे। ठीक हो गया। तो ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि मैकेनिकल डाइजेशन में हमारे टीथ आ गए और केमिकल डाइजेशन में हमारे कई सारे एंजाइम और जो है वो जूसेस आ जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन के अंदर कौन कौन से स्टेप्स आ जाते हैं, किस तरह से खाना डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले आ जाता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स कि जो खाना आपने मुंह के अंदर लिया, खाना जो आपने खाया, उसे क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। उसके बाद भाई क्या होगा, डाइजेशन होगी कि खाना जो है वो उसमें बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, अब उसे कन्वर्ट होना है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। तो सेकंड स्टेप आ जाता है, दैट इज डाइजेशन। थर्ड नंबर पे आ जाता है एब्जॉर्प्शन कि भाई अब उस खाने में से जो कि छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट हुआ है, उसमें से जितनी भी एसेंशियल चीजें हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, वो सारे क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे और फिर उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल की वॉल से डिफ्यूज होके ब्लड में आ जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल क्या है उसे हम आगे डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद आ जाती है एसिमिलेशन कि भाई खाना ब्लड स्ट्रीम में आया, अब वो पूरी बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट होगा। देन उसके बाद एलिमिनेशन, अब जो वेस्ट मटेरियल बचा, जो खाना हमारे काम का नहीं है, वो क्या होगा, बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है वो हमारी डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो वर्क करता है। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले वो ऑर्गन्स जो कि एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, हमारे पास ये एक लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है एनस तक। इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाता है माउथ, देन माउथ के बाद फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद ईसोफेगस। ईसोफेगस सिंपली नाम दिए गए हैं हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ईसोफेगस के बाद आ जाता है स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन एनस। ये माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक और उसमें ये ऑर्गन्स आ जाते हैं। इसके अलावा कुछ
कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स और भी होते हैं जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि टीथ, और जैसे कि हमारी पैनक्रियास, लिवर, ठीक है। ये जो है कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स है जो कि हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर प्रोसेस में कि किस तरह से डाइजेशन होती है। सबसे पहले हमारे आ जाता है माउथ, कि भाई खाना हमारे माउथ में आया, खाना हमने खाया। अब माउथ के अंदर हमारी दो तरह की डाइजेशन होती है, एक को कहा जाता है मैकेनिकल डाइजेशन या फिजिकल डाइजेशन, और दूसरे को कहा जाता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हमारे टीथ की मदद से होती है कि खाना जो है छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट होता है। देन उसके बाद हमारे मुंह के अंदर सलाइवा मौजूद होता है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जो कि केमिकल डाइजेशन स्टार्ट करवाते हैं। अक्सर यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि कार्बोहाइड्रेट की केमिकल डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होती है, तो आपका आंसर क्या होगा? माउथ। हमारे पास सलाइवा के अंदर एक एंजाइम मौजूद होता है जिसे अल्फा अमाइलेज कहा जाता है, जो कि डाइजेशन करवाता है कार्बोहाइड्रेट की। ठीक हो गया। अब हमारे पास खाना जो है वो बिल्कुल सिंपलर सॉफ्टन फॉर्म में आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं बोलस। अब क्या होगा कि हमारे माउथ से फेरिंक्स को फॉलो करते खाना आ जाएगा हमारे ईसोफेगस में। ईसोफेगस को फूड पाइप भी कहा जाता है। खाना हमारा माउथ से स्टमक में जो आता है वो किसकी मदद से आता है? इस ट्यूब की मदद से आता है, जिसे ईसोफेगस या फिर फूड पाइप कहा जाता है। अब खाना इस ट्यूब की मदद से आ जाएगा हमारे स्टमक के अंदर। स्टमक में याद रखिएगा कि कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं। स्टमक हमारा रिलीज करता है एक एसिड जिसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है कि हमारे खाने के अंदर जितने भी जर्म्स वगैरह हैं, जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हैं, उन्हें खत्म कर देता है। और उसके अलावा ये एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को जो कि इनएक्टिव फॉर्म पेप्सिनोजिन में होता है, उसे कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। और इस एंजाइम पेप्सिन का काम क्या है कि ये प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। ठीक हो गया। तो अगर क्वेश्चन आए कि प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ पर स्टार्ट होती है, तो वो स्टार्ट होती है स्टमक में। ये लास्ट टाइम जो है आई थिंक पीएसटी पता नहीं जेएसटी की टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आया था। देन इसके बाद जो है खाना क्या होगा? अब यहाँ पर जो ना फैट की भी कुछ डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं। फैट समझे अभी हमारा पत्थर की शक्ल में ही होगा। अब खाना स्टमक के बाद कहाँ आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारा तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होता है। अच्छा, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल थी वो 9 मीटर लॉन्ग है। खाना हमारा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि 6 मीटर लॉन्ग है, और इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं, तो इसलिए इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अब क्या होगा कि खाना हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया। अब यहाँ पर कुछ और ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, जैसे कि हमारा पैनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर। ठीक है। अब ये क्या करते हैं यहाँ पर कि पैनक्रियास और लिवर कुछ जूसेस रिलीज करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ताकि डाइजेशन और अच्छे तरीके से हो सके। पैनक्रियास हमारा रिलीज करता है पैनक्रिएटिक जूसेस। पैनक्रियास हमारा एक और ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या रिलीज करता है? इंसुलिन रिलीज करता है। और सेकंड नंबर पे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करता है, सॉरी डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, जैसे कि पैनक्रिएटिक जूसेस हो गए। ठीक है। उसके अलावा आ जाता है हमारा लिवर। लिवर हमारा क्या रिलीज करता है? जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि ये रिलीज करता है बाइल, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, और उसके बाद डाइजेशन के टाइम पे गॉल ब्लैडर बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। बाइल हमारे पास जो है वो क्या करता है कि ये इमल्सिफाई करता है फैट को। ये क्वेश्चन भी काफी रिपीट हुआ है
कि फैट को इमल्सिफाई करना, इमल्सिफाई करना मीन्स पाउडर शक्ल में लाने का काम किसका है, बाइल का है, ठीक है। और यहाँ पर जो ये पैनक्रिएटिक जूसेस है उनमें कुछ एंजाइम्स मौजूद होते हैं जैसे कि अमाइलेज। अब हमने पढ़ा अमाइलेज किसे डाइजेस्ट करवा रहा था, कार्बोहाइड्रेट को। पेप्सिन, पेप्सिन किसे डाइजेस्ट करवा रहा था, प्रोटीन को। और यहाँ पर हमारा लाइपेज भी आ जाता है जो कि डाइजेस्ट करवाएगा लिपिड को। तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी डाइजेशन जो है वो कंप्लीटली हो जाएगी। हमारे जितने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वो सिंपलर फॉर्म के अंदर आ जाएंगे। जैसे कि हमारा कार्बोहाइड्रेट है तो वो कन्वर्ट हो जाएगा शुगर के अंदर जो कि इसकी सिंपलर फॉर्म है। जैसे कि हमारा प्रोटीन है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमाइनो एसिड के अंदर जो कि इसकी सिंपलर फॉर्म है। और हमारा फैट कन्वर्ट हो जाएगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में जो कि इसकी सिंपल फॉर्म है। यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारी डाइजेशन होगी कंप्लीट और हो जाएगी स्टार्ट एब्जॉर्प्शन कि भाई अब इस खाने में से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उससे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करें। जैसे ही एब्जॉर्प्शन होगी तो खाना हमारा एलिमेंट्री जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होंगे वो एलिमेंट्री कैनाल से डिफ्यूज होके ब्लड स्ट्रीम में आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे। और फिर होगा प्रोसेस कौन सा, इस अमल को क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन, जो कि हमने स्टार्ट में स्टेप्स सीखे थे कि सबसे पहले इंजेशन, फिर हुई यहाँ पर डाइजेशन, अब क्या हो रही है एब्जॉर्प्शन, उसके बाद होगी एसिमिलेशन कि ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो पूरी बॉडी में जाएंगे और हमारे सेल्स तक पहुंचेंगे और सेल्स उसमें से न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी हासिल करेंगे। उसके बाद क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना एब्जॉर्प्शन के बाद आ जाएगा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा कि यहाँ पर होगी हमारी वाटर और कुछ मिनरल्स और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन। यहाँ पर हमारे वाटर और कुछ सॉल्ट और कुछ मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन होगी। उसके बाद खाना कहाँ चला जाएगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी एब्जॉर्ब हो गई। अब बचेगा वेस्ट मटेरियल जो कि एनस के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह का जो है वो प्रोसेस होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब यहाँ पर हमने डिस्कस करने हैं स्मॉल इंटेस्टाइन जहां पर डाइजेशन कंप्लीट हो रही थी और एब्जॉर्प्शन हो रही थी उसके पार्ट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर टेस्ट में आ जाते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है ड्यूडेनम जो कि फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जहां पर पैनक्रियाज और लिवर से जूसेस आके जो है यहाँ पर मिलते हैं। देन उसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है जेजेनम जो कि दूसरा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये मिडल पार्ट कहलाता है और यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से पार्ट में न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन होती है तो दैट इज जेजेनम। अब इलियम में खाना जो है वो इलियम में जब आएगा तो यहाँ पर कुछ और एब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ पर ज्यादातर किस चीज की एब्जॉर्प्शन होती है, दैट इज विटामिन B12 की, ठीक है। तो ये तीन पार्ट्स आ जाते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स पे। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसे सेकम कहा जाता है और ये हमारे पास पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है कोलोन। तो यहाँ पर मेनली जो लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और सॉल्ट की एब्जॉर्प्शन हो रही थी वो कहाँ पर होती है, कोलोन में होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन को कोलोन भी कहा जाता है और ये हमारे पास 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। देन उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो कहाँ पर स्टोर होता है, दैट इज रेक्टम में। रेक्टम का काम क्या है कि वेस्ट मटेरियल को स्टोर करना और उसके बाद एनस के थ्रू जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये आ जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स। यहाँ पर एक और बात याद रखें, दैट इज अपेंडिक्स। अपेंडिक्स हमारे पास क्या है कि ये एक फिंगर लाइक छोटी सी प्रोजेक्शन होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जिसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, कोई भी रोल नहीं होता डाइजेशन में। पर अगर जो है इसको कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो फिर ये क्या करता है हमारी बॉडी में, अक्सर आपने सुना होगा, दैट इज अपेंडिक्टिस, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसका डाइजेशन में कोई भी काम नहीं होता।
अब यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है, दैट इज स्फिंक्टर मसल्स। स्फिंक्टर मसल्स हमारे पास क्या होते हैं कि ये फूड की मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं कि भाई अगर खाना जो है वो इसोफेगस में आया है या स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है तो वो प्रॉपरली आए और फिर वो वापसी से जो है वो इसोफेगस में ना चला जाए, या अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है तो वो वापसी से स्टमक में ना चला जाए, तो उसे कंट्रोल कौन करता है? ये स्फिंक्टर मसल्स कंट्रोल करते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट में वेल्व थी उसी तरह का ये काम परफॉर्म करती हैं। अब जो हमारे पास स्फिंक्टर इसोफेगस और स्टमक के बीच में होता है उसे इसोफेगियल स्फिंक्टर कहा जाता है। वो स्फिंक्टर जो हमारा स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है उसे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, और वो स्फिंक्टर जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में होता है उसे इलियोसेकल स्फिंक्टर कहा जाता है। ठीक है, इनका मेनली क्या फंक्शन है कि बैकवर्ड फूड ना चला जाए तो उससे जो है वो इसे रोके रखते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स पे आ जाते हैं, एक को कहा जाता है पेरिस्टोलिसिस। पेरिस्टोलिसिस सिंपल क्या होती है? फूड की मूवमेंट को पेरिस्टोलिसिस कहा जाता है। यहाँ पर एक और टर्म आ जाती है, दैट इज एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का काम क्या है कि ये हमारे खाने को ट्रेकिया और लंग्स में जाने से बचाता है। अब ट्रेकिया और लंग्स का फंक्शन हम आगे देखेंगे, सिंपल आपने बस यहाँ पर ये बात याद रखनी है। अक्सर हम कहते हैं ना कि भाई खाना खाने वक्त बोलना नहीं चाहिए, वो किस वजह से कि जब हम खाना भी खा रहे होते हैं और बोलते भी हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है वो हट जाता है, जिसकी वजह से खाना हमारे सांस की नली में चला जाता है। ठीक है, अब हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड दो डिसऑर्डर आ जाते हैं। एक को कहा जाता है डायरिया या फिर इसे लूज मोशन भी कहा जाता है। मेडिकल टर्म में इसे डायरिया कहा जाता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो बॉडी से जो है उसकी जो मूवमेंट होती है वो इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि उसमें से वाटर और न्यूट्रिएंट सही तरह से एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाते और वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज्यादा वीक और डिहाइड्रेटेड फील करता है। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जैसे कि हमने कोई कंटामिनेटेड खाना खा लिया जिसमें कई सारे जर्म्स थे तो उसकी वजह से हो जाता है। देन सेकंड नंबर पे आ जाता है कॉन्स्टिपेशन। ये बिल्कुल अपोजिट होता है डायरिया के। इसमें जो है वो वेस्ट मटेरियल बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से होता है, इवन के जो है पेन फील होता है। इसमें क्या होता है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। किस वजह से? क्योंकि वेस्ट मटेरियल काफी टाइम रेक्टम में ही होता है जिसमें बार बार वाटर की एब्जॉर्प्शन होती रहती है, जिसकी वजह से वो एक सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी से एलिमिनेट होना मुश्किल हो जाता है। तो इसे जो है वो कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आप लोग को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।